नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आर के वाई पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आर एस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के साथ पीएसआई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेज। दोस्तों, हम जो आर एस फर्स्ट, एक तो आर एस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनके साथ हमने पीएसआई सिलेबस को भी अटैच किया है। इनका जो कॉमन सिलेबस है, इन तीनों चारों वैकेंसियों का जो कॉमन सिलेबस है, उन सबको हमने एक तरफ किया है। जो कॉमन टॉपिक है, जैसे कला संस्कृति के क्या टॉपिक है, पॉलिटी के क्या टॉपिक है और ज्योग्राफी के क्या टॉपिक है, उन सबको अलग अलग किया हमने। ये इनमें से सब में से कॉमन कौन कौन से हैं, तो कॉमन को ध्यान में रखते हुए हमें क्लासेस ले रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि इनके अलग अलग टॉपिक क्या है। जैसे पीएसआई में हिंदी है, तो उसको हम अलग से स्टार्ट करेंगे। हिंदी की क्लास हम अलग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम थर्ड ग्रेड में जो मनोविज्ञान है, सेकंड ग्रेड का मनोविज्ञान और थर्ड ग्रेड का जो मनोविज्ञान है, उसकी क्लासे अलग से स्टार्ट करेंगे। और जो शिक्षण मेथड है, शिक्षा शास्त्र है, उसकी भी क्लास हम अलग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो हम इन तीनों चारों जो वैकेंसी है, इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इनका कॉमन सब्जेक्ट है, उनको ध्यान में रखते हुए क्लासेस लगाई जा रही है। तो जैसे हमने अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो ये फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, आरएस में और साथ ही जो पीएसआई का सिलेबस है, उसमें ये तीनों में क्या है, ये चारों टॉपिक दिया हुआ होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम इन सब के जो सिलेबस है, इन सब का सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लासेस स्टार्ट की है आर के वाई पीसीएस क्लासेस पर। तो जो भी टॉपिक होगा, जो भी क्लासे होगी, उसमें जो टॉपिक होगा उसे कंप्लीट रूप से एनालिसिस करवाया जाएगा। दोस्तों, जितनी हो सके उतनी गहराई से हम इन टॉपिकों को लेकर चल रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी देखा है, और जो क्वेश्चन आने की संभावना है, जो क्वेश्चन आ सकता है, उनको भी हम देख रहे हैं। तो ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो इन टॉपिक से बाहर या तो गया हुआ होगा या फिर इनसे बाहर आने की संभावना है। तो आप अपने नोट्स भी बनाते रहें। साथ के साथ बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का तरीका यही है कि आपके नोट्स भी साथ के साथ कंप्लीट होते रहें और आपको हैंड राइटिंग के रूम में अपने खुद के नोट्स कंप्लीट मिल जाए। दोस्तों, ये जो क्लासेस चल रही है, ये इन वैकेंसियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। ये नहीं कि चल 2 क्लासें हमने पूरी करवा दी, 3 क्लासें हमने पूरी करवा दी, 5 क्लासें पूरी करवा दी, अब सर नहीं करवाएंगे। हम पूरा जितना सिलेबस है उनको हम यूट्यूब पर कंप्लीट करवाएंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरा करवाएंगे। टॉपिक को भी गहराई से लेके चलेंगे। जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखेंगे और जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन की संभावना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। शायद 99% ये कन्फर्म है कि इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको बार बार रिविजन करने की जरूरत है। तो हमारा जो राजस्थान पॉलिटी चल रहा था रोज दोपहर 1 बजे, उनमें हमने करवा दिया था राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद करवा दी थी, सचिवालय करवा दिया, मुख्य सचिव करवा दिया। उसके बाद में हमने करवाया था राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012। तो उसके बाद में फिर करवाया था हमने जो उसके क्षेत्र अधिकार में होता है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। फिर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, वो किया था पंचायती राज व्यवस्था। उसमें से हमने जो बताया कि पंचायत सबसे पहले कहाँ से पंचायती राज की शुरुआत हुई, कौन कौन सी समितियां हुई, कौन कौन सी समितियों के द्वारा किस प्रकार की सिफारिशें की गई, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या थी, कैसे लागू हुई। और फिर हमने देखा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को। उसमें हमने देखा कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, तो इनमें चुनाव किस प्रकार होते हैं, शपथ कौन दिलाता है, और इनका त्याग पत्र कौन स्वीकार करता है, किसको ये त्याग पत्र देते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, कितना आरक्षण दे रखा है, महिलाओं को कितना आरक्षण दे रखा है। तो इस प्रकार हमने पूरा जो भी टॉपिक था उसको संपूर्ण रूप से एनालिसिस कर लिया था। अब देखेंगे हमने देखा कि जो 73वें संविधान संशोधन उसको हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो है पंचायती राज में 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1992। अब आज इसके बारे में कंप्लीट रूप से हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हुए हैं और बनने की संभावना है। तो आज हम पंचायती राज को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में फिर देखेंगे हम जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा लोकायुक्त। लेकिन आज हम 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इस टॉपिक को, जो पंचायती राज का जो भाग बचा है हमारा शेष, उससे कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमें सपोर्ट करो बहुत ज्यादा, हमारा
हमारा जो एडवर्टाइजमेंट इसको फैलाओ, या हमारी क्लासेस को आप बार बार कहीं जाकर सब्सक्राइब करो। दोस्तों आप जो जुड़ रहे हैं बस वो आप हमारी क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें, और साथ ही साथ इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको फायदा मिलेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, और आपका भी जो नोट्स है जो कंप्लीट हो पाएगा। वैकेंसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी आएगी जाएगी, आती रहेगी जाती रहेगी, और वैकेंसी आएगी भी सही। ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन वैकेंसी आने से पहले आपका सिलेबस कम से कम नहीं तो 2-3 बार रिवीजन कंप्लीट हो चुका हो, तब आपका चांस बनता है कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आप अगर टॉपिक वाइज सिलेबस को लेकर चलोगे, बार बार रिविजन करोगे, एमसीक्यू निकालोगे, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा और होगा। कहते हैं ना कि कठिन परिश्रम और जो मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है, तो उसको लक्ष्य अवश्य मिलता है। जब चींटी होती है तो बार बार चढ़ती है, बार बार उतरती है, बार बार चढ़ती है, बार बार उतरती है, लेकिन एक एक टाइम ऐसा आता है कि वो चिट्ठी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो इसी प्रकार आप भी मेहनत करते रहो, वैकेंसी को अपने गोल को ध्यान में रख आगे बढ़ते रहो। हो सकता है कि आप एक बार आपसे नहीं हो पाए, दूसरी बार नहीं हो पाए, लेकिन कंफर्म है कि एक दिन हो जाएगा। ये तो कंफर्म है, एक बार में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। ये तो आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। उसके लिए आपको बस क्या करना है, अपना दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करनी है। बस पढ़ाई में लगे रहो, आपके साथ आपके माता पिता की उम्मीदें जुड़ी हुई है, आपके बड़े भाई बहन उनकी भी उम्मीदें जुड़ी हुई है। आप खुद की अपनी लाइफ में भी आप सेट होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी के साथ मेरा सपोर्ट रहेगा आपको। मैं निरंतर क्लासेस देता रहूंगा, टॉपिक वाइज क्लासेस लेता रहूंगा, आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूंगा। बस आपको पढ़ने की जरूरत है। तो साथ ही साथ आपको जो RKY PCS क्लास है इसको भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। तो हम जो स्टार्ट करेंगे अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज में 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज। पंचायती राज में 74वां संविधान संशोधन। चौहत्तरवां संविधान संशोधन। अब देखते हैं 74वां संविधान संशोधन है उसमें किसे दर्जा दिया गया है। तो जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें नगरीय स्वशासन होता है उसे दर्जा दिया गया है, लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन था उसे जो पंचायत ग्राम पंचायत जो ग्रामीण स्वशासन था उसे दर्जा दिया गया था, और 74वां संविधान संशोधन है उसे जो नगरीय स्वशासन है उसे दर्जा दिया गया। यानी इसमें 1992 इसमें नगरीय स्वशासन को दर्जा दिया गया। यानी जो 74वां संविधान संशोधन है इसमें नगरीय स्वशासन को दर्जा दिया गया। अब ये कौन से भाग में, जो 73वां देखा हमने तो वो तो भाग 9 में था। 74वां कौन से भाग में, 74वां संविधान संशोधन ये हुआ तब ये इसे भाग 9A में डाला गया। कौन से में, भाग 9A में डाला गया। कौन से भाग में, भाग 9A में डाला गया। 73वें को भाग 9 में, इसे भाग 9A में डाला गया। इसके बाद हम देखते हैं इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक। उसमें देखा हमने अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 P तक था। उसमें जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें 243 से लेकर अनुच्छेद 243P तक था। इसमें कौन सा है, तो इसमें अनुच्छेद 243P से लगाकर अनुच्छेद 243ZG तक है। अनुच्छेद 243ZG तक। तो अनुच्छेद
243 पी से लगाकर 243 जेड जी तक है। इसमें अनुच्छेद 243 पी से लगाकर 243 जेड जी तक बताया गया। अनुसूची कौन सी है? इसमें अनुसूची कौन सी है? उसमें कौन सी थी? उसमें 11, इसमें कौन सी है? इसमें 12वीं अनुसूची, 12वीं। कौन सी अनुसूची में रखा गया? 12वीं अनुसूची में से रखा गया। अब इसके बाद में देखते हैं कि भारत में कब लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन भारत में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को ये लागू हुआ। कहां? भारत में लागू हुआ। अब इसके बाद में देखते हैं इसमें जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 जी तक देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या दे रखा है और कौन से अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसके अनुच्छेद, फिर देखेंगे इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसके अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। तो अनुच्छेद 243 पी में क्या दे रखा है? जिस प्रकार हम 73 संविधान संशोधन के अनुच्छेद देखे थे उसी प्रकार हम इसके अनुच्छेद देखेंगे। तो अनुच्छेद 243 पी में दे रखा है जो नगरीय स्वशासन उसकी परिभाषा। अनुच्छेद, यहां से लिखता हूं, अनुच्छेद 243 पी, इसमें दे रखा है नगरीय स्वशासन की परिभाषा। परिभाषा क्या दे रखा है? इसमें परिभाषा दे रखा है। अनुच्छेद 243 क्यू में क्या दे रखा है? तो क्यू में गठन दे रखा है, किस प्रकार इसका गठन होता है और इसकी प्रक्रिया क्या है गठन करने की। तो वो किसमें? अनुच्छेद 243 पी में, नगरीय स्वशासन के गठन। 243 क्यू में क्या दे रखा है? तो गठन दे रखा है, यानी किस प्रकार इसका गठन होगा, गठन की क्या प्रक्रियाएं हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 आर में क्या दे रखा है। तो नगरीय स्वशासन की संरचना है, जो उसका ढांचा है, किस प्रकार इसका चुनाव होता है, किस प्रकार के सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष किस प्रकार नियुक्त होता है। तो जो इसकी संरचना है उसके बारे में अनुच्छेद 243 आर में दे रखा है। यानी नगरीय स्वशासन, यहां लिख देता हूं मैं, नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन। तो 243 आर में क्या दे रखा है? संरचना। संरचना किसकी? जो नगरीय स्वशासन है उसकी संरचना किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 243 आर में दे रखी है, नगरीय स्वशासन की संरचना। अब इसके बाद में देखते हैं कि अनुच्छेद 243 इसमें क्या दे रखा है। तो उसमें दे रखा है वार्ड सभा। उसमें वार्ड सभा, जो भी अनुच्छेद है ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें ग्राम पंचायत था, उसी प्रकार ही नगरीय स्वशासन के अनुच्छेद है। तो 243 अनुच्छेद 243 इसमें क्या दे रखा है? वार्ड सभा। वार्ड सभा के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 243 टी में क्या दे रखा है? तो जिस प्रकार उसमें आरक्षण दे रखा था उसी प्रकार इसमें भी क्या दे रखा है? आरक्षण दे रखा है, अनुच्छेद 243 टी में। आरक्षण, आरक्षण दे रखा है। उसके बाद में अनुच्छेद 243 यू में क्या दे रखा है? तो यू में कार्यकाल दे रखा है कि इसमें जो सदस्य नियुक्त होते हैं, जो अध्यक्ष नियुक्त होता है, उनका कार्यकाल कितना है।
243 यू में कार्यकाल, अनुच्छेद 243 यू में कार्यकाल दे रखा है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 243 वी, उसमें क्या दे रखा है, तो उसमें अयोग्यता दे रखी है। पंचायती राज के समान उसमें क्या है, अयोग्यता। क्या है, योग्यता। 243 वी, अयोग्यता। जो कि पंचायती राज जो शासन था उसके समान इसमें, उसमें भी अयोग्यता थी और इसमें भी अयोग्यता है। उसके बाद में अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है शक्ति, यानी कर लगाने की शक्ति। जो भी शक्तियां हैं नगरीय शासन को, वो किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू क्या दे रहा है, शक्तियां। किसकी, नगरीय स्वशासन की शक्तियों के बारे में बता रखा है अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में। उसके बाद में अनुच्छेद 243 एक्स में क्या दे रखा है, तो जो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू है इसमें क्या दे रखा था, तो इसमें अनुच्छेद 12, जो अनुच्छेद 12 है उसमें जो 18 विषय हैं, यानी जो अनुच्छेद 12 उसमें 18 विषय हैं, उन 18 विषयों में विधानमंडल का जो निर्णय है उसके बारे में किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में दे रखा है। अब जो अनुच्छेद 243 एक्स है उसमें क्या दे रखा है, तो जो कर लगाने की शक्ति है वो इसमें दे रखी है अनुच्छेद 243 एक्स में। और इसमें इसमें जो विषय हैं उनके 18, उनके बारे में जो शक्तियां हैं वो दे रखी है कि वो विधानमंडल चाहे तो कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन से कार्य को लागू कर सकती है। तो अनुच्छेद 243 एक्स में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 243 एक्स में इसमें दे रखा है कर लगाने की शक्ति। कर लगाने की शक्ति दे रखी है किसमें, अनुच्छेद 243 एक्स में। अब इसके बाद में अनुच्छेद 243 वाई में क्या दे रखा है, तो मैंने बताया एक तो पंचायती जो शासन था उसमें अनुच्छेद 243 आई, और जो नगरीय स्वशासन है इसमें अनुच्छेद 243 वाई। इसमें क्या दे रखा है, राज्य वित्त आयोग। इन दोनों में क्या दे रखा था, राज्य वित्त आयोग। तो इसमें क्या दे रखा है, अनुच्छेद 243 वाई में राज्य वित्त आयोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इस अनुच्छेद को पूछ लिया गया कई बार, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 243 वाई में दे रखा है। उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 243 जेड। अनुच्छेद 243 जेड, जिस प्रकार हमने देखा था वहां अनुच्छेद 243 जे, उसमें क्या दे रखी थी, ऑडिट। उसी प्रकार अनुच्छेद 243 जेड में इसमें क्या दे रखा है, ऑडिट दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑडिट, यानी लेखा जोखा, ऑडिट। यानी जो नगरीय स्वशासन है उसकी ऑडिट किसमें है, अनुच्छेद 243 जेड में। इसके बाद में देखते हैं और क्या है, इसके बाद में अनुच्छेद 243 जेड ए में क्या दे रखा है, तो जेड ए में राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि जो पंचायती राज शासन था उसमें अनुच्छेद 243 के में दे रखा था राज्य निर्वाचन आयोग, और इसमें जेड ए में दे रखा है क्या, राज्य निर्वाचन आयोग। यानी नगरीय शासन इसमें जो अनुच्छेद 243 जेड ए में क्या दे रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग दे रखा है किसमें, अनुच्छेद 243 जेड ए में दे रखा है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 243 जेड बी। इसमें दे रखा है जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ये लागू होगा नहीं होगा, ये दे रखा है किसमें, अनुच्छेद 243 जेड बी में, यानी यूटी में लागू होगा, ये दे रखा है अनुच्छेद 243 जेड बी में। जेड बी में क्या दे रखा है कि ये केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें लागू होगा, यानी यूटी में लागू, यूनियन टेरिटरी है उसमें लागू करने पर।
ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 243 जेड बी में। अब जेड सी में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 243 जेड सी में क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 243 जो जेड सी उसमें दे रखा है कि ये जो नगरीय स्वशासन है, ये अनुसूचित जो एसटी वाले क्षेत्र हैं, जो शुडल ट्राइब या शुडल कास्ट वाले जो क्षेत्र है, उसमें ये लागू नहीं होगा। कौन सा? जो नगरीय स्वशासन, ये अनुच्छेद 243 जेड सी में दे रखा है अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। क्या? नगरीय स्वशासन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो जेड डी है उसमें क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद जो 243 जेड डी है उसमें दे रखा है जिला समिति, जिला आयोजना समिति। अनुच्छेद 243 जेड डी में दे रखा है जिला आयोजना समिति। अनुच्छेद 243 जेड डी में दे रखा है, जेड डी में दे रखा है जिला आयोजना समिति। जेड डी में क्या दे रखा है? जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति अनुच्छेद 243 जेड डी में दे रखा है। उसके बाद हम देखते हैं जेड ई। अनुच्छेद 243 जेड ई में क्या दे रखा है? तो डी में दे रखा है जिला आयोजना समिति और जेड ई में दे रखा है महानगर आयोजन समिति। जिला आयोजन बोल सकते हो या जिला नियोजन भी बोल सकते हो, इसे जिला नियोजन भी बोल सकते हो। और जेड जो ई उसमें क्या दे रखा है? तो उसमें दे रखा है महानगर नियोजन समिति। जेड ई महानगर नियोजन समिति। महानगर नियोजन समिति ये किसमें दे रखा है? तो अनुच्छेद 243 जेड ई में दे रखा है। उसके बाद हम देखते हैं जेड एफ। जेड एफ में क्या दे रखा है? तो जो नगर पालिका में जो कानून है, नगर पालिका में जो कानून बनाए गए उनको लागू करना किसमें दे रखा है? जेड एफ में दे रखा है, अनुच्छेद 243 जेड एफ। जेड एफ में क्या दे रखा है? नगर पालिका में कानूनों को लागू करना। नगर पालिका में कानूनों को लागू करना। कानूनों को लागू करना किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 243 जेड एफ में। इसके बाद हम देखते हैं जेड जी। अनुच्छेद 243 जेड जी में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 243 जेड जी में दे रखा है, यानी जो चुनाव संबंधी मामले होते हैं उनके ऊपर जो न्यायालय की हस्तक्षेप होती है उसे रोकना। यानी चुनाव में कोई भी मामला होता है तो उसमें जो न्यायालय होता है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 243 जेड जी में। चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकना। न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकना ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 243 जेड जी में दे रखा है। तो ये अपने अनुच्छेद थे, ये अपने अनुच्छेद थे किसके? नगरीय स्वशासन के। हमने पंचायती राज जो शासन था उसके भी अनुच्छेद देखे थे और जो नगरीय स्वशासन है इसके भी अनुच्छेद देखे हैं।
तो अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद जेड जो अनुच्छेद जेड डी है, अनुच्छेद जेड डी, इसमें जो जिला नियोजन समिति है इसके बारे में हम देखते हैं आगे। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से में क्या दे रखा है। तो अनुच्छेद पी में दे रखा है परिभाषा, क्यू में दे रखा है आर, क्यू में दे रखा है गठन, आर में दे रखा है संरचना, एस में दे रखा है वार्ड सभा, टी में दे रखा है आरक्षण, अनुच्छेद 243 यू में दे रखा है कार्यकाल, वी में दे रखा है अयोग्यता, डब्ल्यू में दे रखा है शक्तियां 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 एक्स में दे रखा है कर लगाने की शक्ति, वाई में दे रखा है राज्य वित्त आयोग, जेड में दे रखा है ऑडिट, जेड ए में दे रखा है निर्वाचन आयोग, जेड बी में दे रखा है यूटी में यानी जो केंद्र शासित प्रदेश उसमें लागू करना, सी में दे रखा है जेड सी में दे रखा है अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा, और जेड डी में दे रखा है जिला नियोजन समिति, जेड ई में दे रखा है महानगर नियोजन समिति, जेड एफ में दे रखा है नगर पालिका में जो कानून लागू किए जाते हैं उसके बारे में, और जेड जी में दे रखा है चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद हो गए नगरीय स्वशासन के। अब इसके बाद में देखते हैं हम कि जो जिला नियोजन समिति है उसमें क्या दे रखा है, उसकी क्या संरचना है, कौन से अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद तो मैंने बता दिया कौन सा, जेड डी जिला नियोजन समिति। अब इसको हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं, जिला नियोजन समिति को विस्तार रूप से पढ़ते हैं। या फिर पहले देख लेते हैं हम कि जो हमने 73वां संविधान संशोधन देखा उसके बारे में। जो 73वें संविधान संशोधन था उसमें किस प्रकार उसकी नियुक्ति की गई, किस प्रकार जो शपथ है वो दिलाई गई, और किसके द्वारा उसे उसका चुनाव किया गया। तो ये जो सारे कार्यकाल देखा हमने, शपथ देखी हमने, उसका चुनाव देखा हमने, सदस्यों की नियुक्ति देखी हमने, त्याग पत्र किसे दिया जाता है ये देखा हमने। तो जो भी हमने देखा उसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं उस जो आगे 73वें संविधान संशोधन में इसमें देखते हैं हम जो जिला नियोजन समिति है इसके बारे में। सबसे पहले जिला नियोजन समिति के बारे में हम देखते हैं। तो ये संविधान के क्या हो गए, ये अनुच्छेद हो गए, नगरीय स्वशासन के अनुच्छेद हो गए। कहां से, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। अब आगे देखते हैं जिला नियोजन समिति। 74वें संविधान संशोधन में जिला नियोजन समिति के बारे में हम देखते हैं आगे। उसमें क्या दे रखा है, किस प्रकार उसमें सभा गठित की जाती है, किस प्रकार उनमें उसमें जो सदस्य हैं या उसका गठन किया जाता है। जो भी जो संरचना है जिला नियोजन समिति की उसको हम डिटेल से देखेंगे। कई बार जिला नियोजन समिति का अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति दे रखी है और कौन से अनुच्छेद में महानगर नियोजन समिति दे रखी है। तो उनके बारे में भी बताना होता है, तो अनुच्छेद भी आप याद रखना। तो जो है जो है अनुच्छेद 243 जेड जी, उसमें क्या है, जेड डी, अनुच्छेद 243 जेड डी, जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 जेड डी, इसमें दे रखा है ये जिला नियोजन समिति के बारे में। इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार क्वेश्चन बने भी हैं। इसका गठन कैसे हुआ और कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है इसका, तो ये मैंने बताया आपको। कितने सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं ये सब हम देखेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले देखते हैं कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा इस समिति का गठन किया गया। लिखते हैं इसके साथ साथ 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो जिला नियोजन समिति इसका क्या किया गया, गठन किया गया। अनुच्छेद 243 जेड डी के बारे में मैंने बताया कि ये इस अनुच्छेद में है जो कि नगरीय स्वशासन से संबंधित है। अब जो 74वां संविधान संशोधन है इसमें दे रखा है कि अगर जब भी
इस समिति का गठन किया जाएगा तो इसमें 4/5 सदस्य निर्वाचित होंगे। किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके गठन में 4/5 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, निर्वाचित होंगे। कितने सदस्य होंगे? 4/5 सदस्य निर्वाचित होंगे। यानी जो सदस्य होंगे उनमें 4/5 सदस्य निर्वाचित होंगे। लेकिन क्या संविधान में इनके सदस्यों का प्रावधान किया गया है? तो संविधान में इनके जो सदस्य है इनके गठन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। यानी संविधान में इस समिति के जो निश्चित सदस्य संख्या का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लिख लो, इस समिति की निश्चित सदस्य संख्या का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यानी संविधान में इसकी जो निश्चित सदस्य संख्या होती है उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में नहीं बताया गया कि इसमें कितनी सदस्य संख्या होगी। अब देखते हैं आगे। तो राजस्थान में इस समिति में 25 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 25 सदस्य। अभी कितने होते हैं? 25 सदस्य। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है भाई कितने सदस्य होंगे, लेकिन राजस्थान में यह समिति है जिला नियोजन समिति, इसमें कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य। कितने? 25। राजस्थान में इस समिति में 25 सदस्य होंगे या होते हैं? सदस्य होते हैं। 25 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 25 का राजस्थान में 25 सदस्य होते हैं। अब 25 में से 20 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं। कितने? 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और बाकी जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो उनका निर्वाचन किया जाता है जो जिले के ग्रामीण और नगरीय स्वशासन के जो प्रतिनिधि हैं उनमें से बाकी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो 20 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं इसमें। 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और बाकी सदस्य जिले के ग्रामीण और जो नगरीय स्वशासन होता है उसमें से जो प्रतिनिधि जो होते हैं चुनकर आते हैं उनमें से उनका निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है। ग्रामीण और नगरीय स्वशासन के प्रतिनिधि नगरीय स्वशासन के प्रतिनिधि होते हैं। उन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, उन प्रतिनिधियों में से किया जाएगा किया जाएगा।
इस प्रकार जो 25 सदस्य इनकी नियुक्ति होती है। यानी जिला नियोजन समिति में राजस्थान में कितने सदस्य हैं? 25। उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं और बाकी सदस्य जो नगरीय और जो ग्रामीण स्वशासन है उनमें के जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें से नियुक्त किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार सदस्यों की जो पूर्ण संख्या है ये पूरी होती है। उसके बाद में देखते हैं और क्या है बाकी सदस्य। इसके बाद देखते हैं कि इस समिति में 3 पदेन सदस्य होते हैं। 3 पदेन सदस्य होते हैं इस समिति में। सॉरी, ये मैंने आपको गलत बता दिया। ये सदस्य वाला ये निर्वाचित होते हैं ना 20 सदस्य, ये यही है। यानी ये सदस्य, ये 20 सदस्य हैं इनका निर्वाचन होता है। जो ग्रामीण और नगरीय स्वशासन प्रतिनिधि इसमें से 20 सदस्य का निर्वाचित होते हैं। यानी ये 20 सदस्य इनमें से ये ग्रामीण और जो नगरीय स्वशासन है ये इनमें से ही 20 सदस्य का निर्वाचन होता है। और बाकी जो बचते हैं सदस्य उनमें से 3 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, वो पदेन सदस्य होते हैं। 3 पदेन सदस्य होते हैं अब कौन कौन से होते हैं वो सदस्य? तो वो सदस्य होते हैं, सबसे पहला होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। 3 सदस्य में से पहला होता है जिला कलेक्टर, दूसरा होता है जिला परिषद का जो सीईओ होता है वो होता है, और तीसरा होता है जिला परिषद का जो अतिरिक्त सीईओ होता है वो होता है। यानी 3 सदस्य हो गए। पहला हो गया जिला कलेक्टर, दूसरा हो गया जिला परिषद का सीईओ, और तीसरा हो गया जिला परिषद का जो अतिरिक्त सीईओ है वो होता है। यानी 3 सदस्य हो गए, 20 सदस्य ये हो गए, कितने हो गए? 23 सदस्य हो गए। लिख देता हूं मैं कौन सा। पहला तो होता है जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर। दूसरा होता है जिला परिषद का सीईओ, जिला परिषद सीईओ। और तीसरा होता है जिला परिषद का एडिशनल सीईओ होता है, अतिरिक्त सीईओ होता है, वो होता है तीसरा सदस्य। जिला परिषद का अतिरिक्त सीईओ, अतिरिक्त सीईओ। तो ये 3 सदस्य हो गए पदेन सदस्य। कितने हो गए? पदेन सदस्य। आपको पता है कि सीईओ को क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब ये 23 सदस्य हो गए। 20 सदस्य हो गए जो ग्रामीण और नगरीय जो प्रतिनिधित्व है उनके द्वारा उनमें से निर्वाचित होते हैं 20 सदस्य। 3 सदस्य हो गए, जिला कलेक्टर हो गया और जिला परिषद का सीईओ हो गया, जिला परिषद का अतिरिक्त सीईओ हो गया। अब 2 सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं? वो मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 3 सदस्यों को 3 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। यानी 3 सदस्य होते हैं उनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार जो जिला नियोजन समिति इसके 25 सदस्य हो गए। 25 सदस्यों में से 20 सदस्य निर्वाचित हो गए, 3 सदस्य पदेन सदस्य हो गए और 2 सदस्य, सॉरी 3 नहीं, 2 सदस्य मनोनीत हो गए। ये 2 सदस्य मनोनीत। इस प्रकार जो 25 सदस्य हैं उनकी संख्या पूरी होती है। तो ये हुई जिला नियोजन समिति। और क्या है इसके बारे में? तो मनोनीत राज्य सरकार के द्वारा इस जिले में, उस जिले में एमपी और एमएलए में से किया जाएगा। ये जो मनोनीत सदस्य हैं, 2 मनोनीत सदस्य ये कौन कौन से होंगे? तो उस जिले के जो एमपी एमएलए होंगे, यानी लोकसभा जो सदस्य होंगे और राज्यसभा सदस्य होंगे, उनमें से इनको क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। किनमें से? एमपी और एमएलए में से। एमपी और एमएलए में से इन 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। यानी जो विधायक और जो विधायक होगा और जो लोकसभा सदस्य होगा यानी जो सांसद होगा, उनमें से इन दोनों सदस्यों को क्या मनोनीत किया जाएगा। लेकिन वो किस जिले के होने चाहिए? उसी जिले के होने चाहिए जिस जिले में जिला नियोजन समिति बनाई गई है, उसी जिले के ही एमपी और एमएलए होने चाहिए। एमएलए और एमपी, एमएलए और एमपी,
इनमें से ये मनोनीत किए जाएंगे। इसके बाद में और क्या है, तो इस जो समिति होती है ये जिला समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। कौन होता है, जिला प्रमुख। इसका कार्य क्या है, यहां लिखता हूं मैं अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। इसका कार्य क्या है, यानी क्या कार्य करती है जिला नियोजन समिति, तो जिला नियोजन समिति इसका कार्य होता है जिले में जो योजनाएं होती हैं, जिले में जैसे जयपुर जिला है, अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, तो इन योजनाओं का निर्माण करना, ये इसका कार्य होता है। इसका जिला नियोजन समिति का योजनाओं का निर्माण करना, योजनाओं का निर्माण करना। इसका कार्य क्या है, योजनाओं का निर्माण करना। तो ये हुई जिला नियोजन समिति। जो 74वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा अनुच्छेद जेड डी में बताया गया जिला नियोजन समिति। इसका निर्वाचन किस प्रकार, इसका गठन किस प्रकार होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा इस समिति का गठन किया जाएगा। ये किसमें दे रखा है, ये संविधान में दे रखा है। इसके गठन में 4/5 यानी 4/5 सदस्य होंगे जो निर्वाचित होंगे। कितने होंगे, 4/5 सदस्य निर्वाचित होंगे। इस समिति में निश्चित सदस्य संख्या का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इस समिति में जो राजस्थान में ये समिति है जिला नियोजन समिति, इसमें कितने सदस्य हैं, 25 सदस्य हैं। कितने, 25, जिनमें से 20 सदस्य हैं उनका निर्वाचन होता है। 20 सदस्य उनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन किस प्रकार, और सदस्य कौन से होते हैं, तो 20 वो सदस्य होते हैं जो ग्रामीण और नगरीय जो स्वशासन है तो उनसे जो चुनकर आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाते हैं वो सदस्य, यानी ग्रामीण और नगरीय स्वशासन के जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें से 20 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। किसमें, जिला नियोजन समिति में। अब बाकी जो बचे सदस्य कितने, 5, उनमें से 3 सदस्य होते हैं पदेन सदस्य। कितने, पदेन सदस्य। पदेन सदस्य में जो सबसे पहला होता है वो होता है जिला कलेक्टर, दूसरा होता है जिला परिषद का सीईओ, जिला परिषद का सीईओ, और तीसरा होता है जिला परिषद का अतिरिक्त सीईओ। तो ये 3 सदस्य हो गए। कितने हो गए, 23। अब बाकी 2 सदस्य वो होते हैं मनोनीत। 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो किनमें से होते हैं, तो मनोनीत जो किया जाता है वो जो उस जिले का जो क्षेत्र है उसमें जो एमपी एमएलए होते हैं, यानी विधायक और सांसद होता है, उनमें से ही उन 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसमें, जिला नियोजन समिति में उन 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब इसका प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है, जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष भी तो होता होगा ना, तो वो होता है जिला प्रमुख। कौन होता है, जिला प्रमुख। क्या कार्य है इसका, तो इसका कार्य जिले में जो योजनाएं होती है उनका निर्माण करना। तो इस प्रकार ये जिला नियोजन समिति हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद में देखेंगे हम जो शहरीकरण होते हैं, जो शहरीकरण है, ये शहरीकरण है उसकी जो प्रक्रिया है उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है। शहरीकरण में त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो है, जिसमें नगर निगम है, नगर परिषद और नगर पालिका है। वहां देखा था हमने पंचायती राज में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अब देखेंगे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो अपनी कल क्लास होगी उसमें हम जो 74वां संविधान संशोधन से हम कंप्लीट कर लेंगे या फिर कर ही लेते हैं। तो इसमें जो देखते हैं हमें शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय जो निकाय है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये तो आप नोट कर लो, ये आप नोट कर लो। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं जो स्वशासन स्थानीय से, इसके बाद में देखेंगे फिर लोकायुक्त। तो इसका भी उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने पंचायती राज में किया था, इंडेक्स बनाकर कि नियुक्ति किस प्रकार होती है, शपथ कौन दिलाता है, आरक्षण कितना दे रखा है, ये सब जो भी प्रक्रिया है हम देखेंगे इंडेक्स बनाकर। दोस्तों ये मेहनत आपके लिए करवाई जा रही है। RKY PCS क्लास को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। साथ ही आपके नोट्स भी तैयार करें जिसके लिए जिसको आपको आपके नोट्स कंप्लीट होंगे तो आपका एक मैटर कंटेंट तैयार हो जाएगा जो जिसे आप बार बार रिवीजन कर सकते हो, एग्जाम के टाइम रिवीजन कर सकते हो।
तो अब देखते हैं इसका जो गठन है वो किस प्रकार होता है। जो शहरी स्थानीय निकाय होती है उसका क्या ढांचा है, क्या प्रारूप है उसका। तो वो देखते हैं जो नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पालिका है, इनका देखेंगे इंडेक्स बनाकर हम। तो यह देखेंगे स्तर यानी संस्था, संस्था संस्था के बाद यहां देखते हैं नगर निगम, नगर निगम, यहां देखते हैं नगर परिषद, और ये देखते हैं नगर पालिका, नगर पालिका। इसमें देखेंगे इसका निर्वाचन किस प्रकार होता है, सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार होता है, और इसका कार्यकाल क्या है, शपथ कौन दिलाता है, ये भी जो भी है इसका पॉइंट वो देखेंगे हम। जैसे प्रकार हमने जो ग्राम पंचायत, पंचायती राज स्वशासन देखा था, उसी प्रकार हम नगरीय स्वशासन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें इसमें देखते हैं जनसंख्या। इसकी जनसंख्या कितनी होती है, नगर निगम में कितनी होती है, और नगर परिषद कितनी होती है, नगर पालिका कितनी होती है। तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या, जनसंख्या इसमें कितनी होती है नगर निगम में। तो नगर निगम में जो जनसंख्या होती है वो होती है 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक। यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें होती है 1,20,000 से 1 लाख, कितनी, 20,000 से 1 लाख। इसमें कितनी होती है 20,000 से 1 लाख। यहां कितनी होती है 1 लाख से 5 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख। यहां कितनी होगी, यहां होगी 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, अधिक। तो ये जनसंख्या हो गई यहाँ 1 लाख, सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 लाख। ये इसकी क्या हो गई, जनसंख्या हो गई। नगर पालिका में कितनी होती है 20,000 से 1 लाख। अगर किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका बनाया जाता है तो उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1 लाख, 20,000 से 1 लाख के मध्य। अगर नगर परिषद बनाना है, नगर परिषद बनाना है तो उसकी जनसंख्या 1 लाख से लेकर 5 लाख तक होनी चाहिए। और नगर निगम के लिए उसकी जनसंख्या होनी चाहिए 5 लाख से अधिक, जैसे जयपुर है। जैसे जो नगर परिषद होती है उसकी जनसंख्या होती है 5 लाख, और नगर निगम की होती है 5 लाख से अधिक, और नगर पालिका के लिए 20 से लेकर 1 लाख के बीच में उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। अब देखते हैं इसका अध्यक्ष कौन कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष को क्या कहते हैं, परिषद को क्या कहते हैं, और नगर पालिका को क्या कहते हैं। तो इसका अध्यक्ष, अध्यक्ष इसको कहते हैं महापौर, महापौर, इसे कहते हैं महापौर। यानी इसके अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। और नगर परिषद होता है उसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं, उसके अध्यक्ष को कहते हैं पार्षद। और नगर पालिका के अध्यक्ष को कहते हैं पार्षद। यानी इन इसे कहते हैं महापौर, इसे कहते हैं पार्षद, और इसे कहते हैं पार्षद, और इसे भी क्या कहते हैं पार्षद। यानी ये अध्यक्ष हो गया। जिस प्रकार हम पंचायती राज जो व्यवस्था होती है उसमें अध्यक्ष को कहते हैं, पंचायत समिति में अध्यक्ष को कहते हैं प्रधान, सरपंच को कहते हैं ग्राम पंचायत में, और जिला प्रमुख को कहते हैं जिला परिषद में। तो उसी प्रकार इसमें जो महापौर होता है नगर निगम में उसे कहते हैं, जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं महापौर, पार्षद, और इसमें कहते हैं पार्षद। अब इसका जो सदस्य होता है उससे क्या कहते हैं, तो उससे कहेंगे पार्षद, उससे भी क्या कहेंगे पार्षद। सॉरी 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 सॉरी, आप गलती हो गई। इसका जो अध्यक्ष होता है ये पार्षद नहीं कहलाता, सॉरी 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 गलती हो गई। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कहलाता है सभापति। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं सभापति, सभापति, और इसे कहते हैं अध्यक्ष, कहते हैं इसे अध्यक्ष। लेकिन जो पार्षद होता है, पार्षद किसे कहते हैं, तो सदस्य होते हैं उन्हें कहते हैं पार्षद।
तो पार्षद कहते हैं इसके सदस्य को पार्षद, इसे जो सदस्य होता है उसे क्या कहते हैं पार्षद, और इसी सदस्य को क्या कहते हैं पार्षद सदस्य को। जो अध्यक्ष होता है इसमें महापौर कहलाता है, सभापति कहलाता है और ये अध्यक्ष कहलाता है, और जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तीनों में पार्षद कहलाते हैं। उसके बाद में देखते हैं चुनाव किस प्रकार होता है। तो इसमें सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी तीनों में सदस्यों का चुनाव किस रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से। सदस्यों का चुनाव चुनाव सदस्य इसमें प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है तीनों में, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो। अब अध्यक्ष का चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है, तो इन तीनों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि जो ग्राम पंचायत थी उसमें सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है वर्तमान में, लेकिन वो विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अप्रत्यक्ष कराए या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें तीनों में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। तो चुनाव अध्यक्ष अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष, इसमें भी अप्रत्यक्ष होता है और ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं किसके, अध्यक्ष के। उसके बाद में देखते हैं हम इसमें जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो प्रशासनिक प्रमुख इसमें आयुक्त होता है, इसमें आयुक्त होता है, इसमें संभागीय जो अधिकारी, जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो इसमें प्रमुख होता है। तो प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख इसमें होता है आयुक्त, इसमें भी होता है आयुक्त, और इसमें होता है कार्यकारी अधिकारी, अधिकारी कार्यकारी अधिकारी। इसमें क्या होते हैं, ये प्रशासनिक प्रमुख होते हैं किसमें, इसमें वो आयुक्त होता है, इसमें आयुक्त होता है, इसमें होता है कार्यकारी अधिकारी। इसके बाद में देखते हैं इनका इस्तीफा, यानी जो नगर निगम के जो सदस्य है इस्तीफा किसे देते हैं और जो अध्यक्ष है वो किसे देता है। इसी प्रकार नगर परिषद में जो सदस्य अध्यक्ष को किसे देते हैं और नगर पालिका में सदस्य और अध्यक्ष होते हैं वो किसे देते हैं। तो इसमें जो पार्षद होंगे, सदस्य को पार्षद कहते हैं ना, तो पार्षद किसे देंगे, महापौर को देंगे। पार्षद किसे देंगे, महापौर को देंगे, और महापौर किसे देगा, संभागीय आयुक्त को। यहां लिखते हैं इस्तीफा, इस्तीफा। तो पार्षद किसे देते हैं, पार्षद देंगे महापौर को, महापौर, और महापौर किसे देगा, संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त, महापौर किसे देगा, पार्षद देंगे इस्तीफा महापौर को, और महापौर इस्तीफा देगा संभागीय आयुक्त को। इस प्रकार ये इस्तीफे देते हैं अपने अपने। उसी प्रकार नगर परिषद में किसे देते हैं, तो नगर परिषद में जो पार्षद होंगे वो किसे देंगे, सभापति को देंगे, और सभापति किसे देगा, कलेक्टर को देगा, किसे, जिला कलेक्टर को। तो पार्षद सभापति को देते हैं, पार्षद सभापति को देंगे इस्तीफा, और सभापति किसे देगा, जिला कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को। इस प्रकार ये अपने इस्तीफे देते हैं। नगर पालिका में, तो नगर पालिका में जो पार्षद होगा वो तो देगा अध्यक्ष को, और अध्यक्ष देगा किसे, कलेक्टर को। अध्यक्ष किसे देगा, कलेक्टर को। यानी पार्षद पार्षद किसे देंगे, ये अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष को,
और अध्यक्ष किसे देगा? कलेक्टर को देगा। अध्यक्ष किसे देगा? कलेक्टर को देगा। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सदस्य को क्या कहते हैं, अध्यक्ष चुनाव सदस्य का किस प्रकार होता है, अध्यक्ष का किस प्रकार चुनाव होता है, प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, अपना इस्तीफा किसे देते हैं। इसके बाद में जो हमने देखा था पंचायती राज व्यवस्था में कि आरक्षण, शपथ, कार्यकाल और जो भी उनकी आगे की जो प्रक्रिया थी वो हमने देखा था। ग्राम पंचायत जो पंचायती राज स्थानीय स्वशासन उसमें देखा था हमने। इसके आगे शपथ देखी, कार्यकाल देखा, जो भी देखा हमने वो सेम टू सेम होता है किसके? जो नगरीय स्वशासन है उसके। तो जो पंचायत जो शपथ है उसमें वो भी इसमें होगी, जो कार्यकाल उसमें 5 वर्ष था वो भी इसमें होगा। यानी जो नीचे की जो आगे की प्रक्रिया है वो पंचायती राज व्यवस्था के समान होती है। तो इस प्रकार हमने देखा। तो आगे आप लिखना चाहो ना इंडेक्स को, तो जो पंचायती राज शासन है, पंचायती राज शासन है उसमें से देख के लिख लेना नीचे का इस्तीफा के बाद, और जो प्रक्रिया है वो एज इट इज समान ही होती है, सारी की सारी समान ही होती है। तो ये रहा अपना 74वां संविधान संशोधन, ये रहा अपना 74वां संविधान। यानी जो आगे की प्रक्रिया होगी ना वो 33वें संविधान संशोधन के समान ही होती है। 74वें संविधान संशोधन की जो आगे की प्रक्रिया होती है इस्तीफा के बाद में शपथ दिलाना, कार्यकाल कितना है, जो भी आरक्षण कितना है, कितना नहीं दे रखा, वो एजिटेड जो प्रक्रिया होती है वो 33वें संविधान संशोधन के द्वारा ही समान होती है, सेम टू सेम वैसी की वैसी होती है। अब देखते हैं कुछ और क्या है। तो सबसे पहले जो राज्य होता है, प्रथम राज्य जहां पूरे राजस्थान राज्य में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। यानी राज्यों में से जो राज्य होते हैं, जो भारत में राज्य हैं, जो सारे राज्य हैं, आपको बताए 27-28 जो भी राज्य हैं, उनमें से सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था कहां लागू की गई? तो वो की गई आंध्र प्रदेश में। कहां? आंध्र प्रदेश में। हमारे राजस्थान में कब हुई थी? हमारे राजस्थान में हुई थी 1959 में। कितने में? 1959 में। और प्रथम राज्य कौन सा है ऐसा जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? यानी 1/3 तो आरक्षण दे रखा है, बता रखा है वो तो भाई, वो तो होगा, अनिवार्य प्रावधान है। लेकिन 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है? महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य कौन सा है? देने को तो राजस्थान में दिया गया, लेकिन 2008 में दिया गया। लेकिन सबसे पहले राज्य कौन सा है जो आरक्षण 50% करने वाला है? तो वो है एमपी, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू कहां हुई? तो सबसे पहले पूरे राज्य में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था आंध्र प्रदेश में लागू की गई। और महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो वो था मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश। राजस्थान को टिक नहीं करना है। राजस्थान ने 2008 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है चुनाव में, 2008 में। लेकिन जो मध्य प्रदेश वो पहले ही दे चुका, 50% आरक्षण पहले ही महिलाओं को दे चुका। उसके बाद में और क्या है? तो वो मैंने बता दिया कि राजस्थान ने 11 अप्रैल 2008 को महिलाओं को 50% आरक्षण लागू किया। इन चुनावों में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया? 50%। तो ये था अपना 74वां संविधान संशोधन। ये था कंप्लीट अपना 74वां संविधान संशोधन। अब जो आयोग होते हैं, आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, लोकायुक्त, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, जो भी वित्त आयोग, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके बारे में एक एक आयोग को लेकर चलेंगे और इनकी संपूर्ण रूप से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना जो पंचायती राज अधिनियम 73-74 जो मैंने बताया आपको, तो ये कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको भी कंबाइंड किया है मैंने, और जो आने वाले हैं जो बन सकते हैं उनको भी लेकर चला हूँ। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है शायद ही कोई बाहर जाएगा, आप अपने नोट्स के साथ ही साथ बना रहे होंगे, उनको बार बार रिविजन करो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है समझ में नहीं आएगा। लिख लिख कर हम पढ़ा रहे हैं, इसका माध्यम यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो और ज्यादा से ज्यादा आप भी लिखने की प्रैक्टिस कर सको। तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, आपने इतना टाइम हमारे साथ बिताया। हमारे RKY जो PCS क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।